जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका सिर्फ भविष्य उज्जवल नहीं होता बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल जाती है। शिक्षा वही शक्ति है जो आत्मविश्वास देती है, सपनों को उड़ान देती है और हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। ऐसे में एक अच्छा शिक्षण ऐसे में एक अच्छा शिक्षण संस्थान केवल डिग्री नहीं देता बल्कि व्यक्तित्व, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की नींव रखता है। आज हम मौजूद हैं मेरठ के प्रतिष्ठित रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज में, जिनके वर्षों से हजारों छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर उन्हें देश विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया है। इस संस्थान ने शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और महिला सशक्तिकरण को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर निवेदिता मैम। इनसे हम जानेंगे कि कॉलेज की गौरवशाली यात्रा क्या है, यहाँ की शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम सुविधाएं, नई छात्राओं के लिए उपलब्ध अवसर, कार्य करियर की संभावना करियर की संभावनाएं और हर उस बेटी के लिए उनका संदेश जो अपने सपनों की हकीकत में बदलना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज के साथ कैसे जुड़ाव हुआ और आप अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जब प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हो रहे थे, तो उसी प्रक्रिया में अ, मेरी भी इच्छा थी। और चूँकि हम मेरठ से ही पढ़े हैं, एमफिल पीएचडी हायर एजुकेशन के आरजीपीजी कॉलेज में अगर काम करने का मौका मिले तो इसी नाते, और यहाँ की प्रतिष्ठा, एक अच्छी लेगेसी, एक विरासत, और यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जो अलग अलग देश की सेवाओं को देते हुए नाम हुआ है, उन सब से एक परसेप्शन जो बनता है वो एक बनता है कि उच्च क्वालिटी का गुणात्मक महाविद्यालय है जी और इसमें सेवा के लिए मुझे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। इसी जुड़ाव के साथ मैं यहाँ पर आई। मैम, जैसे कहा जाता है कि हर कॉलेज बहुत है, हर कॉलेज की अपनी विशेषता होती है और रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए है। तो आरजी पीजी कॉलेज की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको लगता है कि मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के महिला विद्यालयों में से अलग पहचान बनाती है? महिला एजुकेशन जब देश में कोई सोच भी नहीं रहा था, जी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, उस समय इस महाविद्यालय की एक ट्रस्ट के माध्यम से नींव रखी गई थी, इंटर कॉलेज में 4 छात्राओं के साथ। तो जिसका मिशन में महिलाओं की एजुकेशन एक मिशन के रूप में रही हो, तो उस कॉलेज की अपने आप में एक अलग विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उस सशक्तिकरण में वास्तव में किए गए प्रयास महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और जिस समय 1990 के दशक में जब प्राइवेट कॉलेजेस खुलने शुरू हुए, 1997 की पॉलिसी के बाद, उससे पहले एकमात्र यही कॉलेज था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को, बच्चियों को आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षित कराने का काम और सशक्तिकरण का काम दे रहा था। एक तो इसके इतिहास, इसकी लेगेसी और इसकी क्वालिटी। यहाँ के जो टीचर्स पुराने, जिन्होंने अध्यापन कार्य किया, प्रशासन यहाँ का संभाला, यहाँ के ट्रस्ट में रहने वाले लोग, जो यूजीसी के चेयरमैन, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, पूर्व न्यायमूर्ति, कई लोग यहाँ की ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे महानुभावों के, आप देखेंगे महाविद्यालय की बिल्डिंग का भी राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर गोविंद बल्लभ पंत जैसे विभूतियों ने इस महाविद्यालय की विभिन्न बिल्डिंग्स का शिलान्यास किया है या उनकी नींव रखी है। तो उन भावनाओं के साथ जुड़ा है, तो इस कॉलेज की अपनी विशेषता हमेशा से रही है। तो जैसे ये महिला शिक्षण संस्थान होने के नाते कॉलेज के क्या मूल उद्देश्य हैं और किस विजन पर आरजी कॉलेज काम कर रहा है? एम्पावरमेंट के साथ साथ वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए इंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, और बच्चों को देश की सेवाओं के साथ साथ अपने स्तर पर क्रिएटिव फ्यूचर बनाने का स्किल प्रदान करना, ये महाविद्यालय का विजन है और इसी पर मिशन के रूप में हम काम करते हैं। और मैम, ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में जब लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, तो ऐसे में आपका कॉलेज उनकी सफलता को किस प्रकार योगदान दे रहा है? हमारे महाविद्यालय का हर बार का चूँकि एक ट्रेडिशनल कॉलेज है, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 4 फैकल्टी बीएड एजुकेशन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और बीवोक
और इसके साथ साथ कंप्यूटर, स्टिचिंग सेंटर और इस तरह के जो कोर्सेज हैं उनके माध्यम से बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के साथ सामंजस्य बिठा करके जी। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल स्तर पर बच्चों की नॉलेज और उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए उनको उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने का उद्देश्य हमारा रहता है और वो हमारा दिखता भी है हर साल बच्चों के होने वाले सिलेक्शंस में, जी। मेरिट लिस्ट में, इन सब के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। जब आरजी कॉलेज की स्थापना हुई और उसके बाद आज का वक्त है, तो आपने क्या-क्या देखा कि अब तब से और अब तक क्या पड़ाव आरजी कॉलेज ने पार किए? 1948 में आरजीपीजी कॉलेज की जो 1929 में खुलने की शुरुआत हुई थी उसका एक्सटेंशन हुआ डिग्री कॉलेज के रूप में और उसमें सबसे पहला पड़ाव था डिग्री कॉलेज का इस्टेब्लिश होना 1948 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही। उसके बाद इसमें धीरे धीरे आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था तो उसमें विषय खोले गए। वर्तमान में हम इसके उन सब पड़ावों को पार करते हुए 24 पाठ्यक्रमों के साथ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। 16 विषयों में हमारे यहाँ शोध केंद्र हैं, पीएचडी हो रही है, तो उस रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत योगदान कर रहे हैं। उसको हम अपने एलुमनाई के माध्यम से भी देख सकते हैं। जी। जैसे इस समय भी अगर आप देखें तो सहारनपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे एलुमनाई हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में हैं, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में हैं, रांची यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रही हैं। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में है। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक पदों पर आईएएस, पीसीएस और फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी हमारे बच्चे रहे हैं पुराने और अभी भी जा रहे हैं। इतने वर्षों में कॉलेज की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को किस प्रकार बनाए रखा है आपने? उसके लिए सतत प्रयास प्रबंध समिति का भी रहता है और यहाँ कार्य करने वाली सभी शिक्षिकाओं का रहता है। मैनेजमेंट का चूँकि हमेशा एकेडमिक और वैल्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश करने पर विशेष जोर है और रहा भी है पहले से, इसलिए यहाँ से शिक्षित होने वाली बच्चों का वैल्यू सिस्टम भी आपको और कॉलेज या सामान्य स्तर से ऊपर मिलता है और इसी स्तर को बनाए रखने के लिए वो हमेशा एकेडमिक चीज़ों को उभारने के लिए आर्थिक रूप से, नीतिगत रूप से हर तरह की सहायता वो शिक्षिकाओं को और कॉलेज प्रशासन को देते रहे हैं। अगर कोई लड़की आर्थिक तंगी या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां या समाज की सोच की वजह से अपने सपने छोड़ चुकी हैं या सोचना नहीं चाहते, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे पास एडमिशन लेने वाले बच्चे आते हैं और हर साल उनमें से जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जो पुअर बैकग्राउंड से हैं या आर्थिक स्थिति उनकी नहीं है, एक साथ फीस जमा करने की नहीं है, सेल्फ फाइनेंस में, ग्रांटीड एड कॉलेजेस में तो ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, लेकिन फिर भी अगर उनको बाकी चार्जेस देने में दिक्कत होती है तो एक पुअर फंड हमारे पास होता है कॉलेज में, उससे हम बच्चों की सहायता करते हैं। और जो ज़्यादा फीस वाले बच्चे हैं सेल्फ फाइनेंस में उनको 2-3 ब्रेक में फ़ीस जमा करने की सुविधा है और उसके अलावा कई शिक्षिकाएँ भी मदद करती हैं अपनी स्तर से बच्चों की ट्यूशन फीस भरने में और उनको अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में, ताकि कोई बच्चे अगर महाविद्यालय तक आना चाहते ही है तो वो रुके ना सिर्फ एक आर्थिक बैरियर की वजह से। मैम, जैसे अब एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो इस वर्ष जो प्रवेश करने वाली छात्राएं हैं उनके लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है और आवेदन के लिए प्रवेश तक पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। इस समय समर्थ पोर्टल के माध्यम से पिछले साल से एडमिशन हो रहे हैं, उससे पहले यूनिवर्सिटी के माध्यम से होते थे। समर्थ पोर्टल पर जाकर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वहाँ वो चूज़ करता है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को चूज़ करता है। उसी पर वो अपने फैकल्टी चूज़ कर लेता है, सब्जेक्ट महाविद्यालय के स्तर से आवंटित किए जाते हैं और फिर वहाँ से जो लिस्ट हमको दी जाती है रजिस्टर्ड बच्चों की, उसकी मेरिट बना करके ऑफर लेटर बच्चे को भेजा जाता है। उस ऑफर लेटर के बाद फिर उनको एडमिशन दे दिया जाता है। इसी बीच हम उनको तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्प डेस्क भी रहती है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में लोग अवेलेबल रहते हैं ताकि बच्चे को बाहर मार्केट में ना जाना पड़े और मार्केट की अनावश्यक खर्चों के साथ साथ उसकी अज्ञानता के कारण उसके फॉर्म में एडमिशन में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास हमारा रहता है। अभी आरजी कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज संचालित हैं और किस कोर्स में रिसर्च भी है? अभी हमारे यहाँ 14 विषयों में तो 24 विषय हैं जिसमें यूजी और पीजी दोनों हैं, साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, एमकॉम है, बीकॉम है, बीएड है और बीवोक के 2 कोर्स हैं, अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी और योगिक साइंस, जो ग्रेजुएशन स्तर की 3 ईयर डिग्री है, वोकेशनल कोर्स है, यूजीसी से
मान्यता प्राप्त और ये विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित। इनमें हम बच्चों को 15 विषय ऐसे हैं जिनमें पीएचडी बच्चा कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं और साइंस के तीनों विषयों फिजिक्स बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों विषयों में बच्चा शोध कर सकता है। ह्यूमैनिटीज़ के 14 सब्जेक्ट्स हमारे पास। और आगे आने वाले टाइम में तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि आप ये वाले कोर्सेज संचालित करें और या फिर कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज? स्किल बेस्ड कोर्सेज की जहाँ तक बात है तो फुल स्किल बेस्ड कोर्सेज तो महाविद्यालय में 2 इस समय चल रहे हैं। वोकेशनल कोर्स है बीवोक का और अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें बच्चों का करियर बहुत ब्राइट है जी। अगर वो बच्चे सफलतापूर्वक उसको कर लेते हैं और 20-20 सीट इन दोनों विषयों में है। इसके अलावा साथ में स्किल डेवलप करने के लिए कैरिकुलम में जो चीज़ें दी गई हैं उनमें स्टिचरी सेंटर हमारा काम कर रहा है, जिसमें बच्चों को सिलाई कढ़ाई और रोजगार परक उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किया जाता है। और कंप्यूटर के ऐसे स्किल्ड कोर्स चलाए जाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग है और इस तरह के दूसरे एआई से संबंधित कोर्सेज हैं, जिससे बच्चे करके अपने रोजगार और अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कंप्यूटर पर निर्भरता मार्केट पर उनकी ख़त्म हो, तो इस तरह के प्रयास भी किए जाते हैं। इसके अलावा होम साइंस में कई स्किल्ड कोर्स चलाए जा रहे हैं। वो सब स्किल्ड कोर्स 17 हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिनका विवरण प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, जो कैरिकुलम का पार्ट है। जी जी मैम, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां सपने देखती हैं पर उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है, फिर वो अपने सपनों को थोड़ा छोटा कर लेती हैं। तो ऐसे में आप उन छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे कि अपने पंख अगर तुम्हें बढ़ाने हैं तो आत्मविश्वास तो बढ़ाना पड़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ाना भी पड़ेगा और आत्मविश्वास रखना भी चाहिए। आत्मविश्वास आता है स्वाध्याय से और परिस्थितियों को जूझने से। अब अगर हम परिस्थितियों से हार कर अपने आप को बैक कर लेते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं, तो फिर आत्मविश्वास ही नहीं टूटता बल्कि हमारी क्षमता भी कम होती है परिस्थितियों से सामना करने की। इस क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें उन स्थितियों का सामना करना चाहिए। ये सोचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन प्रयास ना करने से तो हम पहले ही हार मान लेते हैं। तो उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये जरूर प्रयास करने की इच्छा निरंतर हमारी बनी रहनी चाहिए। अपने बच्चों को भी मैं हमेशा यही कहती हूँ, और इस आत्मविश्वास को बनाए रखने में स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। आज कल के बच्चे जिस फूड कल्चर में जा रहे हैं या जाते हैं कभी कभी, वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो अपना खाना न्यूट्रिटिव रखें, घर का रखें। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, परिस्थितियों का सामना करने में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको वो सशक्त बनाता है। जैसे हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन अब हम आगे का दौर है तो बढ़ता हुआ ही दौर है, तो अब लोग स्किल्स पे फोकस करते हैं। तो कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि किन किन लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है कि अगर उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है? बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर से स्किल्ड कोर्स, अगर उनको स्किल्ड में ही जाना है तो उनको अपनी विशेषज्ञता साइंस के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कभी भी उनकी स्किल्ड अगर है तो वो क्षेत्र कभी भी बैक फुट पे नहीं जाने वाला है, क्योंकि साइंस की और डेवलपमेंट की चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं। कंप्यूटर का क्षेत्र ऐसा है, दूसरा टेक्सटाइल का और होम साइंस का क्षेत्र ऐसा है जो मानव की ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है और उसकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हालांकि वो बच्चे की काबिलियत पर ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन उसको भी बच्चा एक अच्छा करियर बना सकता है। और आपका एआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर उन्हें स्किल्डली यूज़ करना आ जाए तो वो अपनी स्किल को और भी अच्छे से मार्केटाइज कर सकते हैं। मैम, जैसे आरजीपीजी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली नई छात्राओं के लिए क्या सुविधाएं हैं, छात्रवृत्ति और करियर के क्या अवसर उपलब्ध हैं, और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें? सबसे पहले बच्चे जो नए एडमिशन लेते हैं उनके लिए सुविधाओं की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास बहुत इनरिच लाइब्रेरी है जिसमें सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिनका बच्चे नेट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉलेज के लिए भी और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए भी। कैंटीन परिसर में ही उपलब्ध है, बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर क्लासेस के दौरान उनको इस तरह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। हमारे महाविद्यालय में हॉस्टल भी है जिसमें जो दूर दरार से, गांव से या दूसरे क्षेत्रों से बच्चे आते हैं वो हॉस्टल में यहाँ रहते हैं और अपनी पढ़ाई का पूरा करते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में खेल सुविधाएं भी हैं, जिम भी है
और बच्चों से रिलेटेड स्टूडेंट कॉर्नर है, और दूसरी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर एड्रेस की जाती हैं, DSW द्वारा, प्रॉक्टर बोर्ड द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा भी। तो ये फैसिलिटी किसी और कॉलेज में एड्रेस 1 to 1 होती है, ऐसी स्थिति कम है, इसलिए RG कॉलेजेस में खास है। और इसके अलावा आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रांटेड एड कॉलेज कोर्सेज के बच्चे हैं उनको तो सरकार ट्यूशन फीस भी देती है और उनको कुछ डॉक्यूमेंट के साथ उनकी स्कॉलरशिप भी रिलीज होती है, और उसमें सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज भी हैं, उन सबको भी बच्चों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, तो उसमें हमारे कॉलेज को बहुत सारे सोसाइटी के लोगों ने स्कॉलरशिप और उनको आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए FT और इस माध्यम से सपोर्ट किया हुआ है, जो बच्चों को प्रदान की जाती है एनुअल फंक्शन के दौरान। मैम, आपको RG कॉलेज से जुड़कर कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? RG कॉलेज से वैसे तो हम लोग जब से मेरठ से पढ़ रहे हैं तभी से जुड़े हुए हैं, लेकिन 5 वर्ष मुझे एज ए प्रिंसिपल कार्य करते हुए यहाँ हो जाएगा। और ये निश्चित मानिए, कहीं भी काम करना अगर आप चाहते हैं तो स्थितियां हमेशा आपके लिए चुनौतियां पैदा करती रहती हैं, और चुनौतियों के साथ साथ उन चुनौतियों को जब हम फेस करते हैं तो हम अपने बच्चों को उसका अनुभव दे पाते हैं, और ये अनुभव जब हम उन्हें देते हैं तो ये अनुभव कहीं और साझा करने को कम ही मिलता है, क्योंकि जनरली डिग्री कॉलेज में आने के बाद बच्चे को इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग UG PG लेवल पर भी इंटरनल कॉपीज जब दिखाते हैं तो PTM का भी अरेंजमेंट करते हैं, ताकि पेरेंट्स से ये बात हो सके कि बच्चों की कहाँ कमी है, क्या भी चाहते हैं, और टीचर का, पेरेंट्स का, बच्चों का एक ऐसा रिश्ता बने जो एक मित्रता बस हो, और उनको आगे जाने में हम उनको गाइडेंस दे सकें। रोजगार के क्षेत्र में जहाँ तक है, कैंपस प्लेसमेंट कराने की कोशिश हम लोग करते हैं, रोजगार सेवा योजना कार्यालय के माध्यम से। इसके अलावा नेट क्लासेस बच्चों को डिपार्टमेंट वाइज फ्री दी जाती है, और कंपटीशन को तैयारी करने वाले बच्चों को टीचर्स द्वारा मेंटर मेंटी सिस्टम के तहत उनको विशेष गाइडेंस भी दी जाती है। मैम, क्या आपके पास किसी ऐसी छात्रा की कहानी है जिसने मुश्किल परिस्थितियां होकर भी अपना नाम किया हो, और ऐसी कहानी जो दूसरी लड़कियों को प्रेरित करे? एक हमारे यहाँ स्टूडेंट थी बुलबुल, गांव की बच्ची थी, उसने खेल में मेडल, नेशनल इंटरनेशनल मेडल प्राप्त किए हैं। ऐसे ही एक बच्ची थी, है अभी भी, खुशबू, वो भी इसी तरह की बच्ची है, बहुत मतलब बहुत अच्छी बैकग्राउंड की नहीं है। आप अगर सेहत में देखेंगे तो कराटे की बच्ची है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो, क्योंकि खाने पीने और सेहत से नहीं लगता कि वो बहुत इनरिच डाइट ले पाती होगी। तो ऐसे बच्चे जब संघर्ष करके नेशनल इंटरनेशनल मेडल तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी एक इस बार हमारी बच्ची है जो कुलाधिपति मेडल जिसको मिलेगा ड्राइंग की, उस बच्चे की भी पारिवारिक स्थिति मिडल से थोड़ा सा नीचे ही है, तो ऐसे बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी संघर्ष उसमें शामिल होता है। क्या आपको लगता है कि जिसके हिस्से संघर्ष आता है उसके हिस्से सफलता भी आती है? बिल्कुल आती है। रेयर केस में ऐसा होता होगा कि जो मनचाही सफलता ना मिले, नहीं तो मनचाही सफलता भी मिलती है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता का मापदंड एक पड़ाव ही नहीं होता। जिंदगी में सीखना और वैचारिक डेवलपमेंट सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उससे आप परिवार, समाज, राष्ट्र और खुद का निर्माण इस तरीके से करते हो कि जीवन का फिर कोई क्षेत्र आपसे दूर नहीं रह पाता। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे आज का टाइम AI का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक होड़ लगी हुई है कि वो हमसे बेहतर, हम उससे बेहतर। तो कई बार ऐसा होता है कि छात्र छात्राएं, कोई भी हो सकता है उसमें, कि वो अपनी तुलना करने लगते हैं कि वो हमसे आगे है, हम उससे पीछे रह गए। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। तो उस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अक्सर बच्चों को ओरिएंटेशन में, और जब भी बच्चों से इंटरेक्शन होता है, परीक्षा मंथन कार्यक्रम में हो या सामान्य मीटिंग में, तो मैं यही उनसे कहती हूँ कि दिस इज द वन वे प्रोसेस। सोशल मीडिया इज नॉट एग्जैक्टली सोशल, क्योंकि उसमें 2 वे प्रोसेस नहीं होती। 2 वे प्रोसेस आदमी का 1 to 1 ही होता है। उसमें कमेंट भी अगर कोई पढ़ेगा और किसी ने किस इंप्रेशन में लिख दिया, आप उससे टेंशन में आ जाते हैं। तो इस तरह की एंजाइटी और इस तरह के अनावश्यक दबाव से बचने का तरीका यही है कि रील को स्क्रॉल करना हम लोग को बंद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा इतना समय खा जाती है कि हमारा जो अपने लिए समय जाना चाहिए अपने डेवलपमेंट में, वो सारा समय उसमें चला जाता है। तो एक फिल्टर हम लगाएं कि सोशल मीडिया या गूगल से या AI टूल से हमें क्या लेना है।
क्योंकि उसमें इतनी अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज होती है कि आप एक के बाद एक पोर्टफोलियो में घुसते चले जाते हैं, तो वो आपका समय ज़्यादा बर्बाद करती है, आपको देती कम है। तो उससे पहले हम अपना अध्ययन करके उसमें फ़िल्टर लगाएँ कि एग्ज़ैक्टली हमें चाहिए क्या। तो पिन पॉइंटेड नॉलेज हम लेंगे, उतना ही समय उस पर बिताएँ, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करें, उससे गवर्न ना होके हम उसको खुद गवर्न करें। ये कला बच्चों को सीखनी है। जी। और मैम ऐसा होता है कि अगर लड़कियों को परिवार का सपोर्ट ना मिले तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है आगे अपनी सफलता तक पहुंचना। तो उस टाइम उसको संघर्ष के लिए क्या सबसे पहले करना चाहिए? सबसे पहले उसको स्थिर रखना चाहिए अपने आप को, और अपने माँ-बाप को काउंसिल करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी बात को समझाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, माँ-बाप कई बार नहीं समझ पाते किसी वजह से, किसी आइडियोलॉजिकल गैप, जनरेशन गैप की वजह से, तो घर में भाई होता है, बहन होती है, उसके माध्यम से ये प्रयास करना चाहिए। मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल है, मुझे मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे मदर फादर ने तो किया ही किया, लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो इस तरह से हर किसी की लाइफ में, फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको आप कन्विंस करके अपना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम बॉयज़ को भी चाहिए होता है, गर्ल्स को भी चाहिए होता है। तो और अपने अच्छे दोस्तों में अपना सपोर्ट सिस्टम ढूँढें, लेकिन वो परिवार के अगेंस्ट जाकर ना ढूँढें, क्योंकि वो दोस्त आपकी उस चीज़ को नहीं समझ सकते जो आपके परिवार के लोग समझ सकते हैं। उसको प्रायोरिटी हमें परिवार को ही देनी चाहिए। एक महिला विद्यालय होने के नाते छात्राओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कॉलेज क्या प्रयास कर रहा है? उनकी सुरक्षा के लिए तो हम लोकल पुलिस से भी सहायता लेते हैं टाइम टू टाइम, और एक सजेशन बॉक्स भी हमने बाहर लगाया हुआ है जिसको हम पुलिस के माध्यम से खोलते हैं अगर उसमें बच्चों की शिकायत है। कॉलेज में ग्रीवेंसेस भी हैं, कैमरा सिस्टम भी है, और ग्रीवेंसेस बॉक्स में से बच्चों की कंप्लेन आती है, उनको एड्रेस करते हैं उनको, और कोई विशेष होती है उस बच्चे को बुलाया भी जाता है। इसके अलावा टेस्टिंग काउंसलिंग सेंटर है जिसमें बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसिल की जाती है, लेकिन बच्चे हेजिटेट करते हैं। ऐसे सेंटर में शिक्षिकाओं से खुल के अपनी निजी बात करने में या अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से वो हेजिटेट करते हैं। मैं बच्चों से अपील करना चाहूँगी कि वो इन चीज़ों में हेजिटेट नहीं करें, इन बैरियर्स को तोड़ें, क्योंकि शिक्षिका उनको सबसे अच्छा सजेशन दे सकती है। तो वो अगर परिवार में या कहीं भी उनकी बात नहीं बन रही, तो वो अगर टीचर से सहयोग मांगेंगी तो टीचर भी उनको उस स्तर पर जाकर पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल। अब अंत में आप उन छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं अभी? उन बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि हमेशा मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, टीचर की शिक्षिकाएँ अवेलेबल हैं, आप किसी से डरिए नहीं और अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए सबसे पहले डर को पीछे छोड़ना होगा। पर हाँ, ये ज़रूर फ़िल्टर कर लेना चाहिए कि मेरी बात वज़नी हो, उससे पहले मैं उसको 4 बार तोल लूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ अनक्लियर्ड है, तो बेटा महाविद्यालय में घुसते ही मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, शिक्षिकाएँ अवेलेबल हैं। आप उनसे अपनी बात शेयर करें तो वो डर भी भाग जाएगा और एक अच्छी गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। लेकिन आपको कदम अपने आप से बढ़ाना है, किसी भी चीज़ से हेजिटेट नहीं करना है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट उन छात्राओं के लिए बहुत लाभदायक होगा और बहुत मोटिवेटिंग होगा जो अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत आगे कुछ करना चाहती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। आपके माध्यम से बच्चों को अच्छा एक मोटिवेशन मिल जाए, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।